हाँ, तो 12वां सवाल है कि B2 C2 जो रिस्पेक्टिवली हैं, ये इनमें बताना है कि पैरामैग्नेटिक हैं या डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक। तो इसमें B2 और C2 के बारे में बताना है बोरान। तो इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 1 में 5 तो 2 में 10 हुए। तो यहाँ पर इनका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो पहला होगा 1 सिग्मा 1s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2 और फिर इसके बाद में पाई 2px1 जो कि आपके सिमिलर एनर्जी में होगा पाई 2py1। तो इसमें आपको निकालना है बॉन्ड ऑर्डर। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? बॉन्ड ऑर्डर होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसमें टोटल कितने होंगे? 2 2 4 2 6। तो यहाँ पे 6 माइनस और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 बाई 2, यानी कि 2 बाई 2 इक्वल टू 1। यहाँ पर ये 1 आएगा तो ये आपका पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक। ओके। और फिर यहाँ पर नेक्स्ट जो आएगा आपका C2 का। C2 का कितना है? यहाँ पर आपका 6 6 12 हो जाएगा। यहाँ पर आएगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 और सिग्मा 2s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2 पाई 2px2 जो कि सिमिलर एनर्जी में होगा पाई 2py2। और यहाँ पर आपको बॉन्ड ऑर्डर जब आप निकालोगे तो यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपके 8 होंगे माइनस एंटी बॉन्डिंग 4/2, यानी कि 4/2 आएगा। और यहाँ पर ऑप्शन आपका 2 आएगा जो कि आपका डायमैग्नेटिज्म शो करेगा। ठीक है, डाया मैग्नेटिक नेचर आपका शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन रहेगा पैरामैग्नेटिक, फिर आपका डायमैग्नेटिक। तो कुल मिला के ऑप्शन आपका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर आपका सही रहेगा ए वाला। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन हुआ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं 13th क्वेश्चन पे। 13th क्वेश्चन है मोबिलिटी ऑफ आयंस, लिथियम आयन, सोडियम प्लस पोटेशियम एंड सिल्वर। मोबिलिटी किस बात पे डिपेंड करती है? साइज़ और हाइड्रेशन या सॉल्वेशन पे डिपेंड करता है। पहला तो आपका साइज़ और दूसरा आपका हाइड्रेशन या सॉल्वेशन। हाइड्रेशन या सॉल्वेशन क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल का किसी भी आयन के चारों ओर लग जाना, इस प्रोसेस को आप लोग बोलते हैं सॉल्वेशन। सॉल्वेशन क्या होता है? सॉल्वेशन में ये प्रॉपर्टी होती है कि जितना साइज़ छोटा होगा, स्मॉलर द साइज़ ग्रेटर द सॉल्वेशन, स्मॉलर द साइज़ ग्रेटर द सॉल्वेशन, ग्रेटर दी सॉल्वेशन। ठीक है, सॉल्वेशन उसका उतना ही ज़्यादा होगा। और जब सॉल्वेशन होगा तो इनकी मोबिलिटी क्या होगी? लेसर द मोबिलिटी। ठीक है, मोबिलिटी कम हो जाएगी। तो ऐसा नहीं कि साइज़ के छोटे या बड़े होने से फ़र्क पड़ेगा, ये होता है हाइड्रेशन या सॉल्वेशन की वजह से साइज़ बढ़ जाता है जिसमें मोबिलिटी लेस हो जाती है। तो सबसे पहला आप देखोगे तो सबसे स्मॉल साइज़ आपका लिथियम का होगा, फिर आपका सोडियम का होगा और फिर आपका पोटेशियम नहीं सिल्वर, और ये फिर है आपका पोटेशियम। तो इस वाले में आपका जो है ये रहेगा ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है, ये हो गया आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन। इसमें 15th आ गया। तो द करेक्ट अजम्पशन रिक्वायर्ड टू डिराइव द लैंगमुइर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म इज आर। लैंगमुइर जो आइसोथर्म है उसको डिराइव करने के लिए करेक्ट जो है एजम्पशन इसमें से कौन सा होगा?
तो लैंगमुर आइसोटोप इसमें एब्जॉर्प्शन इज लिमिटेड टू द मोनोलेयर, ठीक है, एब्जॉर्प्शन आपका मोनोलेयर एब्जॉर्प्शन लिमिटेड टू मोनोलेयर ऑन एब्जॉर्बिंग सर्फेस, ये वाला आपका ठीक है। ऑल बाइंडिंग साइट्स ऑन एब्जॉर्बिंग सरफेस आर नॉट आइडेंटिकल, ये आपका ठीक होता है, आइडेंटिकल होती हैं। फिर आपका तीसरा है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑन ए साइट इनहेंसेस बाइंडिंग ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स ऑफ द नाइबरिंग साइड, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। फिर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, रेट ऑफ डिजॉर्प्शन आर नॉट इक्वल, यहाँ पर इक्वल होता है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही आएगा, ऑप्शन सही आएगा 15 का आपका ए, ठीक है, 15 का आपका ए रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तो गड़बड़ है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 17 पे। इसमें लिखा है कंसीडर द एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, ठीक है, इक्विलिब्रियम इन ए क्लोज्ड कंटेनर, द करेक्ट स्टेटमेंट इज आर, इसमें बताना है आपका करेक्ट स्टेटमेंट क्या रहेगा, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम इंट्रोडक्शन ऑफ कैटलिस्ट इंक्रीज द प्रोडक्ट फॉर्मेशन, आप जब इक्विलिब्रियम पे कैटलिस्ट को लगाते हो तो क्या वो प्रोडक्ट फार्मेशन को इंक्रीज़ करता है, नहीं, रेट को बढ़ाता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम क्या आपका बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ने के साथ में, नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। फिर कह रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीजेस विद प्रेशर, प्रेशर के साथ इंक्रीज़ करता नहीं। फिर कह रहा है डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ ए रिएक्शन वेसल इंक्रीज प्रोडक्ट फार्मेशन, तो कह रहा है कि जब हम वॉल्यूम को डिक्रीज़ करेंगे तो क्या प्रोडक्ट फार्मेशन इंक्रीज़ करेगा, तो पी वी इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। तो यहाँ पर आप मान लीजिए V और P का इन्वर्स रिलेशन है, आप कह सकते हो कि वॉल्यूम जब आप डिक्रीज़ करोगे तो प्रेशर आपका इंक्रीज़ कर जाएगा। और इस केस में यहाँ पर क्या है, आप नंबर ऑफ़ मोल्स प्रोडक्ट और उसके देख लीजिए किस में है, तो प्रोडक्ट के 2 मोल हैं और यहाँ पर n प्रोडक्ट, ठीक है, और n रिएक्टेंट्स आपके क्या हैं 3, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल कि जहाँ पर आपका कम नंबर ऑफ़ मोल्स होंगे, इक्विलिब्रियम आपका किधर शिफ्ट होगा, जिधर आपके नंबर ऑफ़ मोल्स कम होंगे, तो यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो इसका मतलब प्रोडक्ट फॉर्मेशन इंक्रीज़ होगा, तो आपका डी ऑप्शन ये वाला सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे 18th क्वेश्चन। एलिमेंट एंड देयर प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन आर गिवन, करेक्ट पेयर इज़ आर, इसमें से करेक्ट पेयर बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। सोडियम के लिए आप डाउन प्रोसेस यूज़ कर दो, ठीक है, सिलिकॉन के लिए माउंट प्रोसेस नहीं, बी बोरान के लिए फ्रेश प्रोसेस नहीं, बेयर प्रोसेस, सी कार्बन के लिए नहीं, ये सब यूज़ नहीं करते हैं। तो इसमें आपका 18th में जो आंसर है ये आपका फर्स्ट, ठीक है, ये रहेगा। फिर आपका 19th आता है, 19th में कह रहा है कि आपको इसमें बताना है बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर बताना है आप लोगों को। NO है बॉन्ड ऑर्डर, NO माइनस स्पीसीज़ है, NO माइनस, और इसमें क्या केस आएगा, यहाँ पर है NO माइनस, कुल मिला के N का 7 और प्लस ऑक्सीजन का 8 और 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल आपका हो जाएगा 16 आएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए सीधा एक फार्मूला ऐसा रहता है, जैसे कि यहाँ पे 14 का सबसे ज़्यादा थर्ड, इसके ऊपर जैसे आप जाएंगे 13 पे जाएंगे, 12 पे जाएंगे, 11 पे जाएंगे, तो इसका 2.5, इसका 2 पॉइंट और इसका 1.5 ऐसे बढ़ेगा। यहाँ पे फिर आपका 15, नीचे आप बढ़ोगे 16, 17, तो इसका 2.5 नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे ऐसा रहेगा 2.0, और यहाँ पर इसका 1.5 ऐसे इंक्रीज़ करेगा। तो आपका कुल मिला के कितना आ रहा है, यहाँ पे ये 16 आ रहे, तो यहाँ पर यानी कि आप कह सकते हो ये वाला आपका ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना आएगा 2। इस ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं, जल्दी से कर भी सकते हैं। और ये इसमें बताना है SI यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी की, SI यूनिट बतानी है कि मोलर कंडक्टिविटी की SI यूनिट क्या होती है। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ऑल आयंस प्रोड्यूस
व्हेन 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व इन VmL ऑफ सोल्यूशन, तब आप उसको मोलर कंडक्टिविटी बोलते हो और इसको रिप्रेजेंट करते हो कैप्पा इंटू 1000 बाई m, ठीक है। और इसकी यूनिट्स क्या होती हैं, ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। या फिर आपको ओम को आप इसमें साइमन में लिख सकते हो, साइमन मीटर स्क्वायर और मोल पर लीटर। ये आपका SI यूनिट इसमें पूछा गया है कि मोलर कंडक्टिविटी का SI यूनिट बताना है। अगर आपको SI यूनिट इसमें होता है क्या, जनरली आपको ऐसे आप रिप्रेजेंट करते हो, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल, ये CGS सिस्टम होता है आपका, ये आपका ये वाला रहेगा। तो इसमें आपका 20th का कितना रहेगा, D, ठीक है। और फिर अगला क्वेश्चन रहेगा 21 कि द मेटल आयन प्रेजेंट इन अ ह्यूमन कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज में आपका कौन सा मेटल आयन प्रेजेंट रहता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज का काम क्या रहता है कि इंटर कन्वर्जन करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का, SCO3, ठीक है। ये ह्यूमंस में SCO3 माइनस और H+, इसमें कन्वर्जन करता है। इसमें आपका जिंक मेटल प्रेजेंट होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम में, जो ह्यूमंस में प्रेजेंट होता है, इम्पॉर्टेंट एंजाइम है, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोगों का यहाँ पे अगला आता है, थैंक यू, आप लोग देखें, धन्यवाद इसके लिए। कैसा लगा बताइएगा। इट इज़ द फर्स्ट लेक्चर, ठीक है। फिर देखते हैं, हम लोग ट्राई करेंगे एक आधा लेक्चर और डालते हैं कि आपको आपके एग्ज़ाम में कुछ हेल्प मिले आपको। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।